नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ उबल रहा है पीओके के अवाम का गुस्सा। पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों प्रदर्शनकारियों की मौत से बढ़ा आक्रोश। मंगलवार को पीओके में मनाया गया काला दिवस। प्रदर्शनकारियों ने पीछे न हटने की कही बात। हमास के आतंकी ठिकानों पर इजरायल ने तेज किए हमले। रफा में कई लॉन्च पोस्ट तबाह करने का किया दावा। कतर ने कहा फिलहाल बाधित हो चुकी है संघर्ष विराम वार्ता। अमेरिका ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर। गाजा से इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलें तबाह। अचानक यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और बहुत जल्द अतिरिक्त सहायता आपूर्ति का दिया आश्वासन। यूक्रेन ने अमेरिकी मदद पर जताया आभार। रूसी मिसाइल हमलों का हवाला देकर मांगी हवाई सुरक्षा में सहायता। दुनिया भर के फिल्मी सितारों की मौजूदगी में फ्रांस में आज से कान फिल्म महोत्सव का आगाज। विश्व की चुनिंदा फिल्मों का होगा प्रदर्शन। महोत्सव में भारत की दमदार मौजूदगी। शीर्ष श्रेणियों में भारतीय फिल्में स्पर्धा में शामिल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। राफा के पूर्वी हिस्से में इजरायली सैन्य मुहिम तेजी से जारी है। गाजा में हमास की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ इजरायली सेना हमास के हमलों को भी रोक रही है। इजरायल के जमीनी अभियान की वजह से मिस्र के रास्ते गाजा में आ रही मानवीय सहायता भी बाधित हो रही है। इन सब के बीच राफा से लोगों का पलायन भी लगातार जारी है। वहीं इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम के प्रयासों में मध्यस्थता कर रहे कतर का कहना है कि फिलहाल संघर्ष विराम को लेकर जारी मंथन रुक गया है। हमास का सफाया करने के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रही इजरायली सेना अब रफाह में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। मिस्र की सीमा से लगे इस क्षेत्र में इजरायली टैंक आगे बढ़ रहे हैं। रफाह के पूर्वी हिस्से में इजरायली सैन्य मुहिम तेजी से जारी है। इजरायली सेना ने इन क्षेत्रों में हमास से जुड़े लॉन्च पोस्ट ध्वस्त करने का दावा किया है। गाजा में लड़ाई छिड़ने के बाद अलग अलग इलाकों में विस्थापित हुए बहुत से लोगों ने रफाह में शरण ली थी। ये इलाका मिस्र के रास्ते गाजा में आ रही मानवीय सहायता का भी प्रमुख केंद्र है। इसलिए इजराइल के कई सहयोगी देश यहां जमीनी सैन्य अभियान का विरोध कर रहे थे। इन देशों ने इजराइल से यहां सेना न उतारने को कहा था। उधर इजराइल का कहना है कि रफाह में हमास के आतंकियों के कई अड्डे हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। साथ ही इजराइल का कहना है कि वो नए क्षेत्रों में सेना उतारने से पहले वहां से आम नागरिकों को निकालने में मदद दे रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के शेष ऑपरेशनल बटालियनों को खत्म करने के प्रयास के तहत रफाह ऑपरेशन आवश्यक है। रफाह में जमीनी सैन्य अभियान का प्रभाव संघर्ष विराम वार्ता पर भी देखा जा रहा है। इन प्रयासों में मध्यस्थता कर रहे कतर का कहना है कि फिलहाल संघर्ष विराम को लेकर जारी मंथन रुक गया है। ये वास्तव में एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने कुछ प्रगति देखी है, लेकिन दुर्भाग्य से सही दिशा में नहीं बढ़ी और अभी हम लगभग गतिरोध की स्थिति में हैं। रफाह के बाद स्थिति ने हमें पीछे धकेल दिया है। गाजा में इजरायली सैन्य अभियान को लेकर अमेरिका ने फिर स्पष्ट किया है कि वो इसे जन नरसंहार नहीं मानता। हालांकि अमेरिका ने इजराइल से आम नागरिकों का जानी नुकसान न हो इसे सुनिश्चित करने को कहा है। हमारा मानना है कि इजराइल आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता है और करना भी चाहिए। हम नहीं मानते कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है। हम इसे सख्ती से अस्वीकार करते रहे हैं।
गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ इजरायली सेना हमास के हमलों को भी रोक रही है। इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा से हमास द्वारा दागे गए मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इजरायली सेना के आयरन डोम मिसाइल रोधी तंत्र ने उत्तरी गाजा से इजराइल की तरफ दागे गए इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में महंगाई और गेहूं के आटे की कीमतों में छूट की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। पीओके में प्रदर्शनकारी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रदर्शन के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ रची गई हर साजिश का इस्तेमाल करने के लिए इसी पीओके की जमीन को इस्तेमाल करता है, तो वहीं अब इसी जमीन पर भारत के समर्थन की आवाजें उठने लगी हैं, जिसने इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों की फौज की नींद उड़ा दी है। इस पूरी स्थिति को देखकर यह साफ होता है कि पाकिस्तान में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। विरोध प्रदर्शन और जनाक्रोश की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। पीओके में दमन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता के आक्रोश और पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्से को कुचलने के लिए वहां की सेना हिंसा और अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हजारों लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ उबलता गुस्सा शुक्रवार से ही सड़कों पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी सेना से झड़पें हुई हैं। इसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। पीओके में ये अनरेस्ट चल रहा है, वो वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से, और वहां के लोगों की जिंदगी नरक सी हो गई है। और इसी तरह जो पीओके में प्रोटेस्टर्स हैं वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाने की, ईंधन की और जरूरत की चीजों की। और इस वजह से उनमें प्रोटेस्ट इतना जोर पकड़ गया है कि कई जगह तो ये खबरें मिल रही है कि वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, इसके नारे लगे। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को कमर तोड़ती महंगाई और आटे बिजली की आसमान छूती कीमत ने और बढ़ा दिया। वैसे पाकिस्तान सब्सिडी देने की बात कर रहा है, लेकिन पीओके के अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इतने गुस्से में हैं कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में संचार सेवाएं काटकर प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और झड़पों के बीच स्कूल बंद हैं, सार्वजनिक यातायात ठप हो चुका है और व्यावसायिक संस्थानों पर भी ताले पड़े हुए हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल रेंजर्स ने पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए हर हथकंडा आजमाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधे गोलीबारी की गई, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। मंगलवार को मृतक प्रदर्शनकारियों की याद में काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग कह रहे हैं कि वो गोलियों के खौफ से पीछे हटने वाले नहीं हैं और पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। $800 से अधिक दिन गुजरने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के बीच पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री इसी एकजुटता को दिखाने अचानक यूक्रेन पहुंच गए। वहां उन्होंने और अधिक मदद का आश्वासन दिया। युद्ध के बीच यूक्रेन के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन अचानक राजधानी कीव पहुंच गए। पोलैंड से रेलगाड़ी में सफर कर अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंचे। अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन की सहायता के लिए $61 अरब का प्रस्ताव पारित होने के बाद किसी अमेरिकी नेता का यह पहला यूक्रेन दौरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में अमेरिकी विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया कि अमेरिकी रक्षा सहायता बस आने को है।
हमें पता है ये आपके लिए मुश्किल समय है, लेकिन आपके लिए हमारी सहायता बस रास्ते में है। कुछ सहायता पहले ही पहुंच चुकी है और कुछ बहुत जल्दी पहुंचेगी, जिससे परिस्थितियों में काफी बदलाव आएगा। मुलाकात के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सैन्य सहायता पैकेज के लिए अमेरिका का आभार जताया। उन्होंने दलगत बंटवारे से ऊपर उठकर पूरी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन का साथ देने के लिए भी शुक्रिया कहा। उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन को हवाई सुरक्षा प्रणाली की तुरंत और अधिक जरूरत है। वायु सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। खार्किव में हालात बेहतर करने के लिए हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। लोग लगातार हवाई हमलों के निशाने पर हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाद में अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्री कीव में एक मशहूर दुकान पर पिज्जा खाने पहुंचे। जानकारों का कहना है कि इन तस्वीरों से अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने करीबी संबंध दिखाने की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री कीव के आजादी स्क्वायर भी गए, जहां उन्होंने युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को नमन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेनी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मिले और दोहराया कि उनका देश यूक्रेन के साथ खड़ा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आज से कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का आगाज हो चुका है। इसी के साथ ही फिल्मी जगत के सबसे बड़े और मशहूर महोत्सव का आगाज हो गया है। हर साल मई के महीने में मनाए जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल इस वर्ष 14 से 25 मई के बीच आयोजित हो रहा है। प्रशंसक भी अपने पसंदीदा कलाकार को कान महोत्सव में रेड कारपेट पर चलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं। इस दौरान कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 12 दिनों तक विश्व भर के कलाकार इस महोत्सव में शिरकत करेंगे और रेड कारपेट पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरेंगे। कांस फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण का आगाज आज से प्रसिद्ध फ्रेंच रिवेरा में हो रहा है। दुनिया की जानी मानी फिल्म हस्तियां आज कांस के रेड कारपेट पर नजर आएंगी।
इस महोत्सव में भारत भी अपना प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़कर कर रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन NFDC कांस में भारत मंडप का आयोजन कर रहा है। इस भारत मंडप को विश्व के सूत्रधार का नाम दिया गया है। ये भारत और विश्व की फिल्मों के बीच के सूत्र को बखूबी दर्शाता है। हम इस वक्त भारत पवेलियन में हैं, जहां अगर आप देखें तो काफ़ी इसे रीडिज़ाइंड लुक दिया गया है। पहले ही अंदर आते हुए आपका इस पर नज़र जाएगा, जहां भारत पवेलियन और इसे नाम दिया गया है सूत्रधारा ऑफ द वर्ल्ड। भारत के लिहाज से भी ये कान फिल्म महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही 30 वर्ष के सूखे को समाप्त करते हुए कंपटीशन सेक्शन में ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये भारतीय मूवी ने भी जगह बनाया है। कांस फिल्म महोत्सव में फ्रांसीसी कॉमेडी फिल्म द सेकेंड एक्ट से शुरुआत की जाएगी। वहीं कांस के उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को उनकी 1988 में आई फिल्म के लिए कांस फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे डिओर से नवाजा जाएगा। दरअसल फेस्टिवल की आयोजन समिति ने 1955 में पाल्मे डिओर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना था। कांस फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए भारतीय उत्साह से भरे हुए हैं। भारतीय इस साल के महोत्सव में भारत की बड़ी भागीदारी को लेकर गौरवान्वित हैं और उत्साह से लबरेज हैं। अभी तक सिर्फ सुनते आए थे कि ऐसा होता है, आज खुद ब खुद देख रहे हैं, तो दिस इज रियली ग्रेट। वी आर रियली वेरी हैप्पी टू सी इट एंड इट जस्ट हैपेंड बाय चांस। कुछ भारतीय पिक्चर्स का भी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, तो वी वांट टू सी भाई कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन कौन सी नहीं है। ये एक भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर वेरी प्राउड कि हम इंडियंस हैं और हमारा पवेलियन भी यहाँ पे एक बनाया गया है स्पेशली। तो होप फॉर द बेस्ट, वी आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द लक फॉर इंडियन सिनेमा। कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन 14 मई से 25 मई तक होगा। फिल्म जगत में इस महोत्सव का बहुत खास स्थान है। वहीं इस बार कांस फिल्म महोत्सव भारत के लिहाज से खास होने वाला है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म सितारे इस बार भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का दमखम दुनिया के सामने दिखाएंगे। दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित कोसोवा गणराज्य बाल्कन क्षेत्र में एक भूमि से घिरा राज्य है। जलवायु परिवर्तन का असर कोसोवा के जंगलों में भी देखने को मिल रहा है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगली आग की वजह से कोसोवा की वन्य संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। इन जंगलों को बचाने के लिए कोसोवा में एक अनूठी पहल की जा रही है। कोसोवा के जंगलों में ड्रोन के जरिए बीज बिखेरे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन बीजों पर अपशिष्ट बायोमास का लेप लगाया गया है। ड्रोन तकनीक के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक बीजारोपण करना आसान हो गया है और अब उम्मीद है कि कोसोवा के जंगलों में एक बार फिर से बहार देखने को मिल सकेगी। कोसोवो में जंगल की आग और पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई से उत्पन्न हालात के बाद अब इस तरह के प्रयास तेज हो गए हैं। राजधानी प्रिस्टीना के बाहर उड़ रहा ये ड्रोन नए जंगल उगाने की दिशा में पहला कदम है। ड्रोन से हजारों हेक्टेयर इलाके में बीज बिखेरे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन बीज से पौधे फूटेंगे और आने वाले वर्षों में इन पहाड़ों पर फिर से घना जंगल खड़ा हो सकेगा। ड्रोन से गिराए जाने वाले बीज कोई आम बीज नहीं है। इन बीजों पर मिट्टी, समृद्ध खनिजों के साथ अपशिष्ट बायोमास का लेप लगाया गया है। इसका लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब इन बीजों को जमीन में बिखेरा जाए तो ये कीड़ों या फिर चूहों से बचे रह सकें। हम बुटोविक के पहाड़ों में हैं। यह सुंदर क्षेत्र है। हम एक बहुत ही नवीन ड्रोन तकनीक के माध्यम से इन बीजों का रोपण कर रहे हैं। इससे हम आधुनिक तकनीक की मदद लेकर कोसोवो में यथासंभव तेजी और कुशलता से वनीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से बीजों को बिखेरने का काम तेजी से हो रहा है। एक ड्रोन 2 घंटे में 1 हेक्टेयर जमीन को कवर कर लेता है। इस दौरान 2 से 5,000 तक बीज बिखेरे जाते हैं। बीजों की संख्या उनकी प्रजाति पर निर्भर करती है। इससे हम उन क्षेत्रों में भी पेड़ लगा सकते हैं जहां आग या बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण जंगल नष्ट हो गए। हम किसी भी भूभाग पर पौधे लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से उन जगहों पर जहां मानव हाथों का पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। एक सवाल ये भी है कि ड्रोन से इतने अधिक बीज क्यों बिखेरे जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है।
बिखेरे गए बीजों में से केवल 25 से 30% बीजों में ही पौधे फूटते हैं। ऐसे में जरूरत से 3 गुना ज्यादा बीज बिखेरे जाना जरूरी है। कोसोवो में घटते जंगल बड़ी चुनौती है। जंगल की आग से वनों का दायरा सिमटता जा रहा है। साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई भी इसके लिए जिम्मेदार है। ईंधन के लिए लकड़ी की बढ़ती मांग, तेजी से होते शहरीकरण ने हालात को और बिगाड़ दिया है। जंगलों की कमी की वजह से कोसोवो में पाए जाने वाले भूरे भालू, जंगली बकरियां और रॉ हिरण भी बेघर हो गए हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि कोसोवो में हर साल 700 हेक्टेयर से अधिक जंगल कम हो रहा है। पर्यावरणविद ड्रोन की मदद से जंगलों की बुआई को बेहद अहम कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इस पहल से न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक बीज बिखेरे जा सकते हैं, बल्कि हाथ से बीज बोने की तुलना में काम की रफ्तार भी 5 गुना तेज हो गई है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया के दिल पर। आधुनिक तकनीक से आधारभूत संरचना के निर्माण का बेहतरीन इस्तेमाल के लिए दुबई शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस खबर के जरिए आज हम आपको एक ऐसा संग्रहालय दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। दुबई में स्थित आर्टे संग्रहालय में आपको कला और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। अनंत प्रकृति की थीम पर आधारित ये संग्रहालय दुबई के प्राकृतिक परिदृश्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन करता है। म्यूजियम का निर्माण कोरियाई डिजिटल डिजाइन कंपनी डी-स्ट्रक्ट ने किया है। म्यूजियम शब्द सुनकर आपके जहन में क्या आता है? इतिहास और आज के बीच सेतु बनाती कुछ तस्वीरें, मूर्तियां, हथियार, पत्थरों से बनी तमाम कलाकृतियां। लेकिन पारंपरिक संग्रहालयों से उलट यूएई के शहर दुबई में स्थित है आर्टे म्यूजियम, जहां कला और तकनीक के समागम को बखूबी से प्रस्तुत किया गया है। यहां पर्यटकों को अलग अलग तरह के एहसास होते हैं जो कि सीधे पर्यटकों को अच्छा महसूस कराने का काम करते हैं। रेगिस्तान, गार्डन, समुद्र, वाटरफॉल जैसी कई प्रदर्शनियां यहाँ हैं जो कि पर्यटकों को वहां होने का एहसास देती है। दृष्टि, ध्वनि और सुगंध, इन सबके संगम से विजुअल आर्ट से रूबरू होने का मौका मिलता है। अनंत प्रकृति की थीम पर केंद्रित आर्टे संग्रहालय दुबई के प्राकृतिक परिदृश्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन करता है। संग्रहालय के महाप्रबंधक बताते हैं, हर कमरे में लगी प्रदर्शनी की अपनी एक खुशबू है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिसे देख रहे हैं उसकी आवाज भी सुन सकते हैं और उनकी गंध को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास पियानो भी है जिसे बजाकर आप संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। कि कैसे यहाँ 14 तरह के अलग अलग सुंदर अनुभव होते हैं। आर्टे संग्रहालय में आकर दर्शक न केवल कला को देख सकते हैं बल्कि खुद अपनी कलाकारी भी दिखा सकते हैं। पर्यटक कलाकृतियां बनाकर उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ साथ पियानो बजाकर माहौल में संगीत के सुरों को घोल सकते हैं। नेचर के थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी लोगों को प्रकृति का महत्व और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। मैं इस प्रदर्शनी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। समुद्र तट का एहसास कराने वाला कमरा सबसे खास था। मैंने दुबई में ऐसा कुछ पहली बार देखा है। इस म्यूजियम का निर्माण एक कोरियाई डिजिटल डिजाइन कंपनी डी-स्ट्रक्ट द्वारा किया गया है। ऐसी कई डिजिटल आर्ट म्यूजियम दुनिया के कई देशों में मौजूद है। कला का यह अनोखा रूप कई युवाओं के मन में कला की ओर आकर्षण बनाने के लिए माध्यम के तौर पर उभरा है। डिजिटल आर्ट वर्क से कई कलाकारों की कला का सम्मान हो रहा है जो कहीं भागदौड़ की दुनिया में पीछे रह गए थे। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।